हरिहरपुर कस्बे से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। गांव के बीचों बीच एक आलीशान हवेली थी, जिसे लोग चौधरी हवेली कहते थे। चौधरी परिवार गांव का सबसे सम्मानित परिवार था। शिवराम चौधरी 70 वर्ष और उनकी पत्नी शांता देवी 65 वर्ष ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से खेती और व्यवसाय में लगाकर इस हवेली को बनाया था। उनका इकलौता बेटा अभिषेक शहर में अच्छी नौकरी करता था। कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी मेघा और 2 बच्चों के साथ वापस गांव लौटा था। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा। मेघा, जो शहर के दिखावे और आधुनिक जीवन की आदी थी, गांव के सीधे साधे जीवन से ऊबने लगी। वह और अभिषेक अपने माता पिता को बोझ समझने लगे। शिवराम और शांता देवी, जो कभी हवेली के मालिक थे, अब नौकरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। सुबह सबसे पहले उठकर घर का सारा काम करना और फिर भी ताने सुनना उसकी नियति बन गई थी। एक दिन शाम को शिवराम चौधरी अपनी लाठी के सहारे आंगन में बैठे थे। उनके घुटने का दर्द उन्हें आराम नहीं करने दे रहा था। शांता देवी रसोई में खाना बना रही थी। अभिषेक और मेघा अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर हंस रहे थे। क्या हो रहा है ये सब? मेघा ने शिवराम की ओर देखते हुए कहा। बूढ़े लोग हमेशा नाटक करते हैं, जब देखो तब कोई न कोई बीमारी का रोना। अभिषेक ने अपनी माँ को आवाज़ दी। अम्मा, खाना कितनी देर में बनेगा? मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। शांता देवी थकान से कांपती हुई बोली, बस बेटा, बन रहा है। तभी उनका हाथ फिसल गया और दाल की कटोरी जमीन पर गिर गई। अभिषेक गुस्से में आकर रसोई में आया और चिल्लाया, आप लोग कुछ भी ठीक से क्यों नहीं कर सकते? अब मैं बाहर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह बाहर चला गया। मेघा ने ताना मारा, देखो अम्मा, तुम जैसी औरतें घर का काम भी ठीक से नहीं कर सकती। शांता देवी ने रोते हुए कटोरी उठाई। उनकी आंखें अपमान से भरी थी। शिवराम ने उन्हें सहारा दिया। उस रात दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। यह सब अब आम हो गया था। अभिषेक और मेघा ने उनके लिए अलग से एक छोटा सीलन भरा कमरा बना दिया था। सर्दियों में ठंड और गर्मियों में उमस में दोनों बेहाल रहते। अभिषेक अपनी महंगी गाड़ियों पर तो लाखों खर्च करता था, लेकिन माता पिता की दवाइयों के लिए पैसे देने में आनाकानी करता था। वह अक्सर कहता, यह क्या पैसों की बर्बादी है? इन बीमारियों का तो घरेलू इलाज ही काफ़ी है। इसी माहौल में एक नन्ही सी रोशनी थी, उनकी 10 साल की पोती मानवी गणित और विज्ञान में बहुत होशियार थी, लेकिन उसका दिल अपने दादा दादी के लिए बहुत संवेदनशील था। वह अक्सर चोरी छिपे दादा दादी के कमरे में जाती, उनके साथ बैठती और उनसे बातें करती। वह जानती थी कि उसके माता पिता गलत कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। एक दिन मानवी ने स्कूल में मानवाधिकार और कानून के बारे में पढ़ा। उसने जाना कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। उसके मन में एक योजना बनने लगी। रात को वह दादा के पास गई और फुसफुसाकर बोली, दादा, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। आप हमारे वकील अंकल ज्ञानचंद्र से क्यों नहीं मिलते? शिवराम हाथ प्रस्त रह गए। बेटी, तुम क्या कह रही हो?
मानवी ने कहा, दादा, हम एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आपके साथ क्या हो रहा है। हमें सबूत चाहिए। उस रात मानवी ने अपनी गुल्लक तोड़ दी और उससे छोटे छोटे कमरे खरीदे। अगली सुबह जब अभिषेक और मेघा बाहर गए थे तो उसने अपने दादा की मदद से उन कमरों को घर के अलग अलग हिस्सों में लगाया। उसने उन्हें अपने पुराने लैपटॉप से जोड़ दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगले 2 महीनों तक हर अत्याचार कैमरे में कैद होने लगे। अभिषेक अपने पिता को लात मारता और कहता, तुमने हमारा पैसा कहाँ रखा है? मेघा अपनी सास से चिल्लाती, कामचोर, तुम लोग कुछ भी ठीक से नहीं करते। मानवी और शिवराम रात में छिपकर यह सब फुटेज देखते। शिवराम की आंखों में अब दर्द की जगह न्याय की उम्मीद थी। जब पर्याप्त सबूत इकट्ठे हो गए तो शिवराम ने ज्ञानचंद वकील से संपर्क किया। उन्होंने अपनी पोती के लाए हुए सबूत दिखाए और एक नई वसीयत तैयार की। वसीयत में लिखा था कि हवेली और सारी संपत्ति गांव के बच्चों के लिए एक अनाथालय को दी जाएगी, जब तक कि अभिषेक और मेघा माता पिता का सम्मान न करें। एक शाम जब अभिषेक और मेघा घर आए तो शिवराम ने पूरे परिवार को हवेली के मुख्य कमरे में बुलाया। ज्ञानचंद वकील और 2 गवाह भी वहां मौजूद थे। शिवराम ने बिना डरे कहा, आज इस घर में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मेघा ने चिढ़कर कहा, क्या ड्रामा है यह? तभी मानवी ने अपना लैपटॉप खोला और प्रोजेक्टर चालू कर दिया। दीवारों पर अत्याचार के वीडियो चलने लगे। मेघा का चेहरा पीला पड़ गया और अभिषेक सदमे में आ गया। यह क्या है? अभिषेक ने कांपते हुए कहा। शिवराम ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह हमारा आत्मसम्मान है बेटा। यह वह सच है जो तुमने हमें भूलने को मजबूर कर दिया था। ज्ञानचंद वकील ने वसीयत के कागज दिखाए और समझाया कि अब इस घर में रहने का उनका हक तभी है जब वे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। अभिषेक घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे। मेघा भी रोने लगी, अम्मा, हमें माफ़ कर दीजिए। शांता देवी ने मानवी की ओर देखा और उसके आंसू पोंछे। हमारी बिटिया ही हमारे लिए भगवान बनकर आई है। उस दिन के बाद चौधरी हवेली में सब कुछ बदल गया। अभिषेक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। मेघा ने घर का काम करना शुरू कर दिया और अपनी सास से खाना बनाना सीखा। शिवराम और शांता देवी को फिर से उनके पुराने कमरे में रखा गया। मानवी ने अपनी गुल्लक से बचे हुए पैसों से गांव के बूढ़े लोगों की मदद के लिए एक छोटी सी समिति बनाई, जिसे उसने सशक्त नाम दिया। उसने ज्ञानचंद्र वकील से मदद ली और गांव के और युवाओं को इस नेक काम में जोड़ा। सशक्त समिति ने कई बुजुर्गों को उनके बच्चों से सम्मान दिलाया और उनकी समस्याओं को हल किया। शिवराम और शांता देवी अब अपनी पोती को देखते हैं और गर्व महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि एक छोटी सी पोती ने जो आत्मसम्मान का तमाचा अभिषेक और मेघा को मारा, उसने न केवल उसके परिवार को बचाया बल्कि पूरे गांव के लिए एक उम्मीद जगा दी। हवेली फिर से हंसी और खुशियों से भर गई थी। पीपल के नीचे बैठकर शिवराम चौधरी अब अपने पोती के सपनों की बातें करते थे।
सुखपुर गांव में सशक्त समिति जो मानवी ने शुरू की थी, अब गांव के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुकी थी। कमेटी का असर इतना था कि कई घरों में अभिषेक और मेघा की तरह ही बदलाव की हवा बहने लगी। मानवी, जिसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी सोच और साहस ने पूरे गांव का ध्यान खींचा था। एक दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई। सरपंच, जो शिवराम चौधरी के पुराने मित्र थे, उन्होंने मानवी को मंच पर बुलाया। मानवी, तुम्हारी इस पहल ने हमारे गांव में एक क्रांति ला दी है। हम चाहते हैं कि तुम अब पूरे गांव के लिए काम करो। मानवी ने कहा, सरपंच जी, यह मेरी अकेले की कोशिश नहीं है। मेरे दादा दादी, वकील ज्ञानचंद्र अंकल और मेरे दोस्तों की मदद के बिना यह संभव नहीं था। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करें। एक दिन मानवी के पास गांव के एक कोने में रहने वाले रमेश काका आए। वे बहुत डरे हुए और परेशान लग रहे थे। उनके बेटे मुकेश ने अपनी पत्नी के उकसाने पर उन्हें घर से निकाल दिया था और अब वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे थे। रमेश काका रोते हुए बोले, बिटिया, मेरी तो कोई वसीयत भी नहीं है, मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, मैं क्या करूं? मानवी समझ गई कि हर कहानी की तरह इस समस्या का समाधान एक जैसा नहीं हो सकता। उसने अपने दादा से बात की। दादा रमेश काका के पास तो कोई सबूत भी नहीं है, हम कैसे मदद करेंगे? शिवराम ने समझाया, बेटा, जब कानून के सबूत नहीं होते तो समाज के सबूत काम आते हैं। तुम गांव वालों से बात करो, सबकी गवाही रिकॉर्ड करो। मानवी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव में घर घर जाकर लोगों से बात करना शुरू किया। वे हर उस व्यक्ति से मिले जिसने रमेश काका को घर से निकलते हुए देखा था या मुकेश को अपने पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हुए सुना था। उन्होंने एक रजिस्टर में सबकी गवाही नोट की और उसे वीडियो पर भी रिकॉर्ड किया। यह काम आसान नहीं था। कई लोग डर से बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब मानवी ने उन्हें समझाया कि एक दिन उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो वे मान गए। मानवी ने रमेश काका की कहानी को लेकर एक नाटक तैयार किया। यह नाटक गांव के मंदिर के प्रांगण में खेला गया। अभिषेक और मेघा ने भी इस नाटक को बनाने में मानवी की मदद की। नाटक के दौरान गांव के हर व्यक्ति को रमेश का दुख दिखाया गया। मंच पर जब रमेश काका रोते हुए अपने बेटे से घर वापस मांग रहे थे तो पूरा गांव भावुक हो गया। नाटक के अंत में मानवी ने मुकेश को मंच पर बुलाया। मुकेश अंकल, आप अपने माता पिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि उन्होंने आपको कैसे पाला पोसा? मुकेश शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा था। गांव वालों ने एक स्वर में चिल्लाना शुरू किया, गलत है, यह सरासर गलत है। सरपंच ने रमेश काका की गवाहियों का रजिस्टर दिखाया और कहा, अगर मुकेश अपने पिता को वापस घर नहीं लाता तो हम उसे समाज से बहिष्कृत कर देंगे। यह सुनकर मुकेश घबरा गया। वह जानता था कि गांव में रहना है तो समाज से कटकर नहीं रह सकता। उसने तुरंत अपने पिता के पैर छू लिए और माफ़ी मांगी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ।
गांव वालों की आंखों में मानवी के लिए सम्मान था। उसने न केवल एक बुजुर्ग को उसका सम्मान वापस दिलाया, बल्कि पूरे गांव को यह भी सिखाया कि कानून के अलावा समाज की ताकत से भी न्याय दिलाया जा सकता है। सुखपुर की इस घटना के बाद मानवी की ख्याति आसपास के गांवों में भी फैल गई। अब लोग उसे न्याय की मानवी कहकर बुलाते थे। उसे पता था कि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने अपनी शिक्षा के साथ साथ बुजुर्गों के अधिकारों के लिए भी काम करना जारी रखा। एक शाम जब मानवी अपने दादा के पास बैठी थी तो शिवराम ने कहा, बेटा, तुमने हमारी पहचान वापस दिलाई है। मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा, यह हमारी कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज की कहानी है। जब तक हर घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुखपुर गांव में न्याय की मानवी के नाम से मशहूर हो चुकी मानवी अब सिर्फ एक बच्चे नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। रमेश काका की मदद के बाद मानवी और उसकी समिति सशक्त ने कई और बुजुर्गों को उनके बेटों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। उनकी इस पहल ने आसपास के गांवों में भी जागरूकता फैलाई। एक दिन मानवी को जिला मुख्यालय से एक फ़ोन आया। जिलाधिकारी ने उसे जिले के सबसे प्रतिष्ठित बाल योद्धा सम्मान के लिए चुना था। यह सम्मान हर साल उन बच्चों को दिया जाता था जो समाज में बड़ा बदलाव लाते हैं। मानवी को इस बात पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं बल्कि उसके दादा दादी और हर उस बुजुर्ग की जीत थी जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। चौधरी हवेली में अब सब कुछ बदल चुका था। अभिषेक, जो कभी अपने पिता को बोझ समझता था, अब उनकी परछाई बन चुका था। वह सुबह सुबह दुकान पर जाकर बैठता और शाम को अपने पिता के साथ चाय पीते हुए दिन भर की बातें करता। रीता भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने माता पिता के प्रति सरला जी के प्रेम को देखकर खुद में बदलाव लाया था। वह अपनी सास के साथ बैठकर काम करती और उनसे रसोई के पुराने राज सीखती। सरला जी, जो कभी अपनी बहू से डरती थी, अब उसे प्यार से बेटी कहकर बुलाती थी। एक शाम अभिषेक अपने पिता के पास आया। उनकी आंखों में पश्चाताप था। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उस समय आपकी कीमत समझ नहीं आई। शिवराम ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती मानकर उसे सुधारना यही इंसानियत है। तुमने जो किया उससे हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम्हारी बेटी मानवी ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। हमें अपनी ही हवेली में कैदी बनकर नहीं रहना चाहिए। क्या? अभिषेक चौंक गया। आप अपनी ही हवेली में कैदी थे? हाँ बेटा, शिवराम ने उदास होकर कहा। तुम्हारे और रीता के व्यवहार ने हमें इस तरह जकड़ लिया था जैसे एक कैदी को उसकी कोठरी में, लेकिन तुम्हारी बेटी ने हमें आज़ाद कर दिया। अभिषेक को अपनी गलती का एहसास और भी गहरे तक हुआ। वह रोते हुए अपने पिता से लिपट गया
रीता, जो यह सब सुन रही थी, अपनी सास के पास आई। अम्मा, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया है, जबकि मैं आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। कैसे? सरला जी ने रीता के सिर पर हाथ फेरा। बहू, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बेटी ही रही हो। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, बल्कि तुम्हारे बर्ताव से मुझे दुख हुआ। लेकिन अब तुम बदल गई हो और मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। मानवी ने यह सब देखा और मुस्कुराई। उसने अपने दादा दादी के साथ एक बार फिर से अपनी गुल्लक तोड़ी और उसमें से कुछ पैसे निकाले। उसने उन पैसों से अपने माता पिता के लिए एक उपहार खरीदा, जिस पर लिखा था, सबसे कीमती तोहफा प्यार और सम्मान। अगले कुछ सालों में मानवी की समिति सशक्त ने पूरे जिले में अपना काम फैला दिया। सुख पर गांव अब बुजुर्गों के सम्मान के लिए एक मॉडल बन चुका था। मानवी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और समाज शास्त्र में मास्टर डिग्री ली, ताकि वह बुजुर्गों के अधिकारों के लिए और भी बेहतर ढंग से काम कर सके। चौधरी हवेली में एक बार फिर से खुशियों और हंसी का माहौल लौट आया था। आंगन में शिवराम और सरला जी अपने पोते पोतियों के साथ खेलते। अभिषेक और रीता अब अपने माता पिता के लिए हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, शिवराम चौधरी अपनी लाठी के सहारे आंगन में बैठे थे। वे मुस्कुरा रहे थे। शिवराम, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? सरला जी ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ सरला, शिवराम ने कहा कि हमने सोचा था कि हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा, लेकिन यह हमारी पोती मानवी थी जिसने हमें सहारा दिया। उसने हमें न केवल हमारी हवेली बल्कि हमारा सम्मान, आत्मसम्मान भी लौटाया। मानवी, जो वहाँ से गुजर रही थी, उसने दादा की बात सुन ली और मुस्कुराई। वह जानती थी कि आत्मसम्मान का तमाचा जो उसने अपने माता पिता को मारा था, वह सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने बड़ों को बोझ समझता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे छोटे लोग ही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, मानवी ने अपने दादा दादी के लिए जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।